यह डॉक्यूमेंट्री पूर्णतः सूचना एवं शैक्षणिक उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, कथन और विवरण न्यूज चैनलों की रिपोर्ट, समाचार पत्रों, सार्वजनिक अभिलेखों तथा अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है। निर्माता, लेखक या प्रस्तोता द्वारा इसमें कोई भी तथ्य, आरोप या जानकारी स्वयं से जोड़ने, बदलने या गढ़ने का प्रयास नहीं किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की छवि को ठेस पहुंचाना, महिमा मंडन करना या अपमानित करना नहीं है। यदि किसी तथ्य, नाम या घटना से किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो उसे संयोग मात्र माना जाएगा। कानूनी दायित्व की समस्त जिम्मेदारी मूल स्रोतों पर निहित होगी। सन 1975, कराची, पाकिस्तान। कराची का इलाका लियारी। लियारी का वो इलाका जहां नाम सिर्फ पहचान नहीं होती बल्कि खौफ ही असली पहचान है, और खौफ का ही दूसरा नाम रहमान डकैत। इन्हीं तंग गलियों में 1975 के आसपास एक साधारण से बलोच परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। कौन जानता था कि साधारण घर में जन्मा यह बच्चा एक दिन दहशत की दुनिया का बादशाह कहलाएगा। लोग जिसे रहमान डकैत कहते थे, उसका असली नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलोच, लेकिन लियारी में उसे कभी डकैत नहीं कहा गया। वहां वो जाना जाता था रहमान बलोच के नाम से। लियारी, जहां गरीबी, बेरोजगारी और गैंगवार आम बात थी। बचपन में रहमान भी बाकी बच्चों जैसा था, लेकिन हालात ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया। कम उम्र में ही उसने देखा हिंसा, हथियार और मौत। धीरे धीरे वही दुनिया उसकी पहचान बनती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स और स्थानीय पुलिस रिकॉर्ड्स के हवाले से यह कहा जाता है कि करीब 13 साल की उम्र में रहमान बलोच एक गंभीर आपराधिक घटना में शामिल हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक चाकू से हमला हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ये बात कई रिपोर्ट्स में दर्ज है, लेकिन इसके कानूनी विवरण अलग अलग बताए जाते हैं। यहीं से लियारी की गलियों में एक नाम उभरने लगा, एक ऐसा नाम जिसके साथ डर जुड़ता चला गया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मां की मौत घर के भीतर सीलिंग फैन से लटकी हुई अवस्था में पाई गई थी। कुछ लोगों का दावा है कि यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि रहमान ने खुद अपनी मां का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसे फैन से लटका दिया था। हालांकि इसकी कोई ठोस रिपोर्ट नहीं मिलती है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि कई बार वह लोगों का सर काटकर उनसे फुटबॉल खेलता था ताकि लोगों में दहशत बनी रहे। ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई से जितना भी पैसा कमाया गया था, उसमें से कुछ पैसा वह अस्पतालों और फुटबॉल टूर्नामेंट में लगा देता था। यही कारण था कि लियारी में उसको भगवान माना जाने लगा। इन सभी घटनाओं के बाद रहमान के नाम के साथ दहशत और हिंसा की कहानियां और गहराने लगी। लियारी गरीबी, गुस्सा और सिस्टम से नाराजगी का इलाका। यहीं से रहमान बलोच धीरे धीरे लोकल गैंग्स के संपर्क में आया। छोटे अपराध, फिर बड़े काम और फिर इलाके में दबदबा। लोग कहते हैं वह पीछे नहीं हटता था और अपने इलाके में किसी की नहीं सुनता था। जैसे जैसे रहमान की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। धीरे धीरे वह हमजा अली, जो दहशत का दूसरा नाम था, के संपर्क में आया। कहा जाता है कि हमजा अली ने रहमान डकैत के छोटे बेटे की जान बचाई थी, जिस कारण इनके बीच दोस्ती और ज्यादा गहरी हो गई। हमजा अली पर भरोसा बढ़ने लगा, लेकिन यह शायद वही हमजा अली था जिसने रहमान की हर एक जानकारी पुलिस को सौंपी थी, और शायद इसी की मौत का कारण बना था। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, जिसने रहमान डकैत को सुर्खियों में ला दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कराची के एक बड़े कारोबारी के पास शहर में कीमती जमीन थी, जिसकी कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए आंकी जाती थी। बताया जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने उस कारोबारी को फोन कर जमीन खरीदने की पेशकश की, लेकिन कीमत सिर्फ 12 करोड़ रुपए रखी गई। कारोबारी ने जब जमीन की असली कीमत बताई और सौदे से इनकार किया, तो फोन पर धमकी दी गई कि जमीन तो जाएगी ही, साथ में जान भी जा सकती है। यह कारोबारी कथित तौर पर रहमान डकैत का रिश्तेदार था। जब यह बात रहमान डकैत तक पहुंची तो उसने सीधे दाऊद इब्राहिम को फोन कर जमीन छोड़ देने को कहा, लेकिन जवाब में रहमान को अपमानजनक भाषा और धमकियां मिली। दाऊद फोन पर खुद को इंटरनेशनल डॉन बताकर रहमान को छोटा गुंडा कह गया। यही से मामला और गंभीर हो गया। बताया जाता है कि रहमान ने इस चुनौती को अपनी तौहीन माना। कहा जाता है कि उसी रात रहमान के लोगों ने दाऊद के छोटे भाई नूरा को अगवा कर लिया। इसके बाद जो हुआ वह बेहद भयावह बताया जाता है। नूरा को एक फार्म हाउस ले जाया गया और वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। दावा किया जाता है कि जलती हुई सिगरेट नूर को लगाई गई
और उसकी चीखें फोन पर दाऊद को सुनाई गई। कहा जाता है कि दाऊद ने जमीन छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद नूरा का शव कराची के क्लिफ्टन इलाके में मिलने की बातें भी सामने आईं। हालांकि इन घटनाओं को लेकर आधिकारिक पुष्टि या अदालतों में दर्ज विवरण बहुत सीमित हैं, लेकिन अंडरवर्ल्ड से जुड़े किस्सों में यह कहानी बार बार दोहराई जाती रही है। कहा जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर अंडरवर्ल्ड के भीतर काफी तनाव पैदा हुआ। इसी तरह जैसे जैसे रहमान का नाम बढ़ा, वैसे वैसे उसका दायरा भी बढ़ता गया। छोटे लोकल गैंग से निकलकर वह कराची के बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनता चला गया। पुलिस रिकॉर्ड्स और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान डकैत पर दर्ज मामलों की संख्या 70 से ज्यादा बताई जाती है। इन मामलों में सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि लगभग हर तरह का संगीन अपराध शामिल था। उसके खिलाफ दर्ज प्रमुख मामले बताए जाते हैं: हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, फिरौती, जमीन पर अवैध कब्जा, हथियारों का अवैध इस्तेमाल, गैंगवार और सशस्त्र झड़पें, पुलिस पर हमला। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मामलों में वह मुख्य आरोपी था, तो कुछ में उसका नाम गैंग लीडर के रूप में दर्ज किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार रहमान डकैत सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि एक पूरा सिस्टम बन चुका था। उसका नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई, इलाके का कंट्रोल और दर के जरिए वसूली इतना मजबूत हो चुका था कि कई बार पुलिस को भी पीछे हटना पड़ता था। इसी वजह से उसे कराची के सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड अपराधियों में गिना जाने लगा। और आखिरकार फिर आता है वो दिन। तारीख 9 जुलाई 2009। जगह कराची का इलाका लियारी। लियारी में यह सुबह कुछ अलग थी। सूरज तो रोज की तरह निकला था, लेकिन गलियों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस दिन कराची पुलिस सुबह से ही हलचल में थी। थानों में आवाजाही बढ़ चुकी थी, रेडियो सेट लगातार चालू थे, कई अधिकारी चुपचाप निर्देश ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक उस सुबह लियारी की तंग गलियों में कुछ ऐसे लोग दिखे जो आम नहीं लग रहे थे। साधारण कपड़ों में पुलिस अधिकारी, सिविल ड्रेस में। कोई चाय की दुकान पर खड़ा था, कोई नुक्कड़ पर बैठा, तो कोई गली के मोड़ पर बस नजरें घुमा रहा था। लेकिन उनकी निगाहें रास्तों पर थी, आने जाने वालों पर थी, और खास तौर पर कुछ तय गलियों पर थी। यह सामान्य गश्त नहीं थी, यह निगरानी थी। सूत्रों के अनुसार पुलिस को उस दिन की मूवमेंट को लेकर काफी सटीक जानकारी मिली थी। रहमान किस इलाके से निकलेगा, किन गलियों से गुजरेगा और किस सड़क पर थोड़ी देर रुकेगा। यही वजह थी कि पुलिस को पूरा भरोसा था कि आज रहमान सामने आएगा। कुछ खोजी पत्रकारों का दावा है रहमान के अपने दायरे से जानकारी बाहर जा रही थी। किसी ने डर के कारण, किसी ने लालच में, और किसी ने अपनी जान बचाने के लिए। कौन था वो, ये आज भी सवाल बना हुआ है। लेकिन इतना तय है, पुलिस की जानकारी बहुत ज्यादा प्रिसाइज थी। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, सिविल ड्रेस वाले अफसर अब अपनी जगहों पर पूरी तरह अलर्ट थे। कुछ दूरी पर सरकारी गाड़ियां तैयार खड़ी थी। ये एक ऐसा जाल था जिसमें एक बार घुसने के बाद निकलना आसान नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर के समय रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ लियारी की गलियों से निकला। शायद उसे आभास था, या शायद लियारी में रहकर खतरे से भागना उसकी फितरत में नहीं था। एक गली बंद, दूसरी ओर हलचल, और फिर पुलिस ने चारों तरफ से इलाके को घेर लिया। अब छिपाने को कुछ नहीं बचा था। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। गोलियों की आवाज से लियारी गूंज उठा। लोग घरों में बंद हो गए, दुकानों के शटर गिर गए, और कुछ ही मिनटों बाद खबर आई रहमान डकैत मारा जा चुका था। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक इनकाउंटर था, या फिर अंदर से आई खबरों ने इस कहानी का अंत लिख दिया। इतिहास गवाह है, जिस दिन पुलिस को किसी की हर चाल पहले से पता हो, उस दिन खेल लगभग खत्म हो चुका होता है। एक स्थानीय व्यक्ति का बयान, जो कई मीडिया इंटरव्यूज में सामने आया। बाहर की दुनिया के लिए वो चाहे जो भी रहा हो, लेकिन लियारी के लिए रहमान बहुत अच्छा इंसान था। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह गरीबों की मदद करता था, जरूरत पड़ने पर पैसों का इंतजाम करता था, और लियारी में उसे रहमान बलोच के नाम से जाना जाता था, ना कि डकैत के नाम से। यही वजह है उसकी मौत के बाद लियारी में मातम छा गया। और इस पूरी कहानी के बाद अगर एक बात साफ होती है, तो वो यही है कि गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। दहशत, ताकत और बंदूक के दम पर कुछ वक्त के लिए नाम तो बनाया जा सकता है,
लेकिन अंजाम हमेशा वही होता है। रहमान बलोच की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि गलत कामों के आखिर में गलत नतीजे ही निकलते हैं।